हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th के बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन यानी मनुष्य का पाचन तंत्र। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स होता है आहार नाल, इसको कहते हैं आहार नाल। आहार नाल तो हमारे आहार नाल में यानी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो है वो भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है और जगह जगह पर इसका डाइजेशन होता रहता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग देखेंगे कि द elementary canal of human beings is near about 8 to 10 मीटर in length। यानी मनुष्य का जो आहार नाल होता है ये लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसी प्रकार से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो क्योंकि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिसके द्वारा हम फूड का डाइजेशन करते हैं। और ये फूड जगह जगह पर जो है हर स्टेप बाय स्टेप आपके एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ पहुंचता है। तो अब हम लोग इसमें जो है फिगर बना करके इसके बारे में समझेंगे बारी बारी से, अलग अलग इसके स्टेप्स के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं फिगर बनाना। तो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ये देखिए आपके बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है। ये आपका है बक्कल कैविटी। अब रोक दो। देखिए यहाँ पर हमने जो है फिगर बनाया हुआ है एलिमेंट्री कैनाल का। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है जो कि हमारे बक्कल कैविटी से लेकर के एनस तक फैला होता है। अभी मैंने बताया कि द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज नियर अबाउट 8 to 10 मीटर इन लेंथ एंड इट कंसिस्ट बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो कहने मतलब ये है कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो इन सभी अलग अलग भागों में बटा होता है। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो उसमें पूछ सकता है आपसे कि एक्सप्लेन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो जब ऐसा क्वेश्चंस पूछे तब वहाँ पर आप लोगों को फिगर बना करके इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में जो है डिस्क्राइब करना होगा, बताना होगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे ये फिगर बना हुआ है उसी प्रकार से हमको इसको बताना है एक्सप्लेन करके।
तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मेन पार्ट है वो माउथ है, यानी द माउथ इज़ द मेन पार्ट of the our alimentary canal. The buccal cavity is present on the front of our face and it opens into two lips. यानी हमारा जो बक्कल कैविटी है, जिसको हम हिंदी में मुख गुहा कहते हैं। कैविटी मीन्स होता है गुहा, यानी जिसमें स्थान हो, खाली हो। तो बक्कल कैविटी जो होती है इसको हम मुख गुहा कहते हैं, और ये हमारा मेन पार्ट होता है, क्योंकि यहीं से ही भोजन को हम लोग जो है चबाते हैं और यहीं से फिर ग्रहण करते हैं हम लोग। और ये जो है बक्कल कैविटी, इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। एक आपका होता है सैलिवरी ग्लैंड, और एक होता है टीथ और टंग। तो टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड होता है। पहला है आपका टीथ, दूसरा है आपका टंग, और थर्ड है सैलिवरी ग्लैंड। टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड, यानी दांत, जीभ तथा लार ग्रंथियाँ, ये 3 मेन है आपका जो है बक्कल कैविटी में। तो टीथ हम लोग जानते हैं कि टीथ इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द आवर बॉडी। कहने मतलब यह है कि अगर टीथ ना हो तो हमको कई प्रॉब्लम्स होते हैं। टीथ जो होता है ये हमको बोलने में भी सहायता करते हैं, और ये जो है भोजन को चबाने में, पीसने में, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं। टीथ जो होते हैं ये मेन रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इंसीजर, एक होता है कैनाइन, और प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो अब देखिए, अलग अलग होता है। जो ह्यूमन चाइल्ड है उसमें टीथ की संख्या होती है 20, और जो ह्यूमन एडल्ट होते हैं उसमें इनकी संख्या होती है 32। तो अब हम लोग इसका डेंटल फार्मूला देखेंगे ह्यूमन चाइल्ड में। ह्यूमन चाइल्ड, तो ह्यूमन चाइल्ड में इंसीजर जो होता है ये आपका होता है 2/2, इसका इसका डेंटल फार्मूला है। और ये होता है 1/1। प्री मोलर होता है 0/0, और मोलर होता है 3/3। तो ये आपका हो गया 3, 2, 5 और 1, 6 इधर हो गया, सॉरी ये आपका 2 रहेगा। तो अब ये हो गया आपका, इसको हम कर देंगे 2 से, हाँ ये हो गया आपका 5/5 × 2 = 20। कहने मतलब ये है 10 दांत ऊपर होते हैं और 10 दांत नीचे होते हैं। तो ये मिल करके कुल आपका मतलब कि 20 दांत बनाते हैं। इंसीजर में आपके जो है ये यानी 4 ऊपर 4 नीचे, कैनाइंस में 2 ऊपर 2 नीचे। यहाँ पर 1 दिया गया है, यानी एक अपोजिट साइड में होते हैं। प्री मोलर होते ही नहीं, मोलर होते हैं 2 इस साइड में 2 इस साइड में, फिर नीचे की तरफ 2 इधर 2 इधर। ये होते हैं जो कि हमारे जाज यानी अपर जा और लोअर जा में जो है स्थित होते हैं। इसके बाद ह्यूमन एडल्ट, ह्यूमन एडल्ट में देखेंगे यानी वयस्कों में ये जो होता है, इंसीजर होगा आपका 2/2, कैनाइन 1/1, प्री मोलर 2/2 एंड मोलर 3/2। ये हो गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये आपका हो गया = 8/8। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आधे से इधर 8 हुआ और फिर 8 इधर होगा, फिर नीचे की तरफ 8 इधर 8 इधर। तो कुल मिला करके आपका हो जाएगा इधर ये इतना हुआ, और बराबर सॉरी ×
2 हो जाएगा, तो आपका हो गया 16/16 बराबर 32। ये आपके हो गए 32। यहाँ पर भी इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे = 10/10 = 20। ये हो गया। यानी चाइल्ड में जो है 20 दांत होते हैं, ये उसका डेंटल फार्मूला है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, एग्ज़ाम में जो है पूछता है डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन चाइल्ड और ह्यूमन एडल्ट। और ह्यूमन एडल्ट का आपका डेंटल फार्मूला ये होगा, यानी ह्यूमन एडल्ट में 32 टीथ होते हैं और ह्यूमन चाइल्ड में जो है 20 टीथ होते हैं। तो ये हो गया। और टीथ का काम मैंने आप लोगों को बताया कि टीथ जो होते हैं ये भोजन को चबाने में, पीसने में और चीरने फाड़ने में, इन सब चीज़ों में सहायता करते हैं और हमको अक्षरबद्ध वाणी बोलने में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा देखिए हमारा टंग है। टंग आप लोग जानते ही हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होता है और टंग अगर ना हो तो हम बोल ही नहीं पाते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, यह ब्रेन से जुड़ा होता है, जिसके कारण हम किसी भी चीज़ का स्वाद अगर एक बार लिए रहते हैं तब उस चीज़ का केवल हम लोग नाम सुनते हैं, या वो चीज़ जो है जब हमारे सामने होती है तो अगर बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ें हैं, तो हमारे मुंह में ऑटोमेटिक पानी आ जाता है, क्योंकि जीभ उसके स्वाद को लिया हुआ है और उस सेंस को ब्रेन तक पहुंचाया हुआ है। तो जीभ जो होता है ये हमारे बक्कल कैविटी के अधर तल पर ऐसे स्थित होती है और इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे जो है अंकुर होते हैं, यानी दानेदार परत पाई जाती है, जिसको हम लोग विलाई भी कहते हैं। ये टेस्ट, यानी ये हमको स्वाद का अनुभव कराता है, जिनको हम स्वादांकुर भी कहते हैं हिंदी में। इसके अलावा जीभ जो होती है ये भोजन को उलटने पलटने में सहायता करती है और लार यानी सलाइवा को जो है उसमें मिक्स करने में भी सहायता करती है। इसके बाद फूड को फिर पुश करके अंदर हमारे फायरिंग्स में पहुंचाने का भी कार्य करती है। नेक्स्ट आपका है सैलिवरी ग्लैंड, जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं। तो लार ग्रंथियाँ जो है ये हमारे अपर जा में और लोअर जा में, इन दोनों में स्थित होती है। अपर जा में भी स्थित होती है, लोअर जा में भी स्थित होती है, जो कि 3 पेयर्स में पाए जाते हैं। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारे ऊपरी और निचले जबड़ों में मिला करके स्थित होती हैं, जो कि सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। ये सलाइवा जो होता है ये हमारे फूड के लिए और हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए ये बताया जाता है कि भोजन को काफ़ी देर तक चबा चबा करके ही तब अंदर निगलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो सलाइवा है हमारे फूड में पूरी तरह से मिल जाता है और ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसके कारण यह हमारे भोजन को नॉन इन्फेक्टेड बना देता है, नॉन बैक्टीरिएटेड बना देता है और भोजन को सड़ने से भी बचाने में सहायता करता है। एक चीज़ और आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कुत्तों में उनको घाव लगती है तो घाव लगने के बाद वो अपने जीभ से उसको चाट चाट करके ही सही कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके लार में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है और घाव को भी सही कर देता है। तो ये होता है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के माउथ में यानी मुंह में कभी कोई भी पार्ट अंदर का कट जाता है, जीभ भी कटते हैं और अंदर की स्किन भी कटती है खाते वक्त, तो वो ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे सही हो जाती है और सही इसी सलाइवा के कारण होती है। और इसमें टायलिन नामक एंजाइम्स पाया जाता है, जो कि हमारे फूड के लिए, तमाम चीज़ के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट है आपका जो है बक्कल कैविटी के बाद आपका फायरिंग्स, यानी द एंडिंग पॉइंट ऑफ बक्कल कैविटी इज अटैच्ड टू फायरिंग्स। द फायरिंग्स इज प्रेजेंट ऑन द जस्ट बिहाइंड ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के ठीक पीछे जो है फायरिंग्स स्थित होता है, जिसको हम हिंदी में ग्रसनी कहते हैं। तो ये जो होता है इसको एपिग्लॉटिड्स भी कहते हैं या आदम्स एप्पल कहते हैं। यहाँ पर आपके 2 पाइप लगी होती है, एक विंड पाइप होती है और एक फूड पाइप होता है। तो वायु नाल अलग होती है और खाद्य नाल अलग होती है। तो ये जो है आपकी खाद्य नाल है यानी फूड पाइप है, जिसके द्वारा फूड जो है
अंदर पुश करके पहुंचता है ईसोफेगस में। अब देखिए आगे, द एंडिंग पार्ट ऑफ द फायरिंग्स इज अटैच्ड टू ईसोफेगस। द ईसोफेगस is near about 25 centimeter in length, and it is cylindrical and hollow, and it have involuntary muscles. By the process of peristaltic movement, the food is moved pharynx टू स्टमक। कहने का मतलब यह है कि ईसोफेगस यानी जिसको हम लोग ग्रास नली भी कहते हैं, ये आपका जो है भोजन नली भी कहलाता है, जो कि लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है नियर अबाउट, और इसके अंदर इनवॉल्नटरी मसल्स होती है यानी अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। इसलिए हमको पता नहीं चलता है, हम लोग भोजन करते हैं, यहाँ से पुश कर देते हैं, इसके बाद अब फूड कहाँ जा रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, हमको कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि जो इनवॉल्नटरी मसल्स होती हैं वो हमारी इच्छा के विरुद्ध चलती हैं, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो इसमें जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसके द्वारा फूड जो है अंदर खिसकता हुआ रहता है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखिए इस प्रकार से होता है, जैसे ये है, इसको हिंदी में कहते हैं क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति कहते हैं, जिसके द्वारा ये फूड जो है आगे की तरफ खिसकता रहता है। देखिए, जैसे सपोज दैट फूड यहाँ पर है, तो जहाँ पर फूड होगा वहाँ पर ये चौड़ा हो जाएगा, इसके बाद धीरे धीरे फूड और नीचे आता है तो वहाँ पर फिर चौड़ा हो जाता है, ऐसे ऐसे आगे खिसकता हुआ चला जाता है। इसी को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और जब वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तब वो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसमें उल्टी ये क्रिया होती है और अंदर की जो चीज़ है यानी आपके स्टमक से वो वोमिटिंग के समय बाहर हो जाती है। अब देखिए, इसके नीचे यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है। ये वाल्व क्या करता है, ये रोकता है, जिससे फूड एक बार अंदर आने के बाद फिर वापस नहीं जा पाता है। देखिए, यहाँ पर एक डायफ्राम पाया जाता है। ये डायफ्राम क्या करता है, ये हमारे निचला जो सिस्टम है एलिमेंट्री कैनाल का, उसको ऊपर के सिस्टम से अलग करता है, एक प्रकार का सेपरेशन करता है, जिससे हमारे जो नीचे का पार्ट है वो इससे सेपरेट होता है। एक चीज़ और दिमाग में बात आती है सबके, जैसे हमारा जो सिस्टम है वो सीधे सीधे है, लेकिन अब जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि हम लोग जब उछलते कूदते हैं तो ये भी उछलता कूदता होगा, या हम पैर ऊपर कर लें, सर नीचे कर लें, इधर करवट लें, उधर करवट लें, तो पूरा सिस्टम भी हमारा गड़बड़ हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डायफ्राम के नीचे का जो पार्ट है इधर का, वो एक ऐसे सिस्टम से व्यवस्थित होता है कि एक एकदम पतला सा तरल पदार्थ, एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड जिधर हम होते हैं उधर की तरफ चला जाता है। जैसे हम सीधे खड़े हैं तो लिक्विड हमारे सिस्टम के नीचे जस्ट वहाँ पर स्थित है और वहाँ पर पहुँचा हुआ है और पूरे सिस्टम को उसी पे रोके हुए है। जब हम लोग पैर ऊपर करते हैं और सर नीचे, तो इस सिस्टम को आने से पहले वो लिक्विड नीचे से ऊपर आ जाता है और फिर उसको वहाँ पर रोक लेता है। फिर जब हम बाएं करवट सोते हैं, तो जैसे ही बाएं करवट होते हैं तो हमारे होने से पहले वो लिक्विड जो है तुरंत इधर पहुँच जाता है और सिस्टम को रोक लेता है। फिर जब हम दाएं करवट होते हैं तो वो लिक्विड फिर तुरंत यहाँ पर आ जाता है और इसको रोक लेता है। कहने मतलब यह है कि ये लिक्विड जो है पूरे हमारे इस सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, सुरक्षा करता है। तो ये चीज़ आप लोगों का है, यानी एक प्रकार का लिक्विड जो इन सब चीज़ों से हमारी सुरक्षा करता है। और ये डायफ्राम जो कि हमारे निचले हिस्से को, एलिमेंट्री कैनाल को ऊपरी सभी आर्गन से जो है सेपरेट करता है। लेकिन जब वोमिटिंग होती है तो यहाँ पर एक प्रकार का संकुचन होता है, उसी संकुचन के कारण एक प्रेशर लगता है, जिसके द्वारा इससे हो करके, क्योंकि इसके अंदर HCl पाया जाता है। अब देखिए स्टमक के बारे में, स्टमक जो होता है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और यह जे लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंग्रेजी के जे के समान इसका स्ट्रक्चर बना होता है। और
इसी में भोजन की लुगदी बनती है। भोजन जो है पूरी तरह से इसी में मिक्स होता है, छोटे छोटे पार्ट में बंटना शुरू हो जाता है। इसमें कई लेयर्स पाई जाती हैं और इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होता है ये आपका गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस को हिंदी में हम लोग कहते हैं जठर रस। जठर रस जो होता है इसमें ये Cl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि लगभग 0.5 to 1.5% होता है और शेष जो है वो वाटर होता है। तो ये HCl जो होता है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ये एक एसिड है और हमारे स्टमक का एक वाल, जो इसकी वाल है वह म्यूकस से बना होता है। ये म्यूकस लेयर जो होता है वो इसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इसमें पाया जाता है तब वो एसिड इसकी वाल को या स्टमक को ख़राब क्यों नहीं कर पाता है? इसीलिए क्योंकि जो म्यूकस लेयर होती है वो इसको एक प्रोटेक्शन प्रदान करता है। लेकिन जब HCl की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है तो एसिडिटी हो जाती है, और जब एक नियमित मात्रा में होता है HCl तो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होता है, जो कि हमको जो है बचाता है, हमारे भोजन को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है, नॉन बैक्टीरिएटेड बनाता है, नॉन इन्फेक्टेड बनाता है। तो ये चीज़ है। और इसके साथ ही साथ रुक गया, तो देखिए ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता ही है। अब फूड जब पूरी तरह से इसकी लुगदी बन जाती है, यानी मिक्स होकर के ये टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो टूटने के बाद फिर यहाँ से आ जाता है ड्यूडेनम में। यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को हिंदी में कहते हैं ग्रहड़ी। ये ग्रहड़ी कहलाता है। इट इज सी लाइक स्ट्रक्चर, यानी अंग्रेजी के सी के समान की संरचना ये पाई जाती है। और इस सी लाइक स्ट्रक्चर से दो मिक्स्ड ग्लैंड जुड़े होते हैं। एक होता है आपका लीवर और एक होता है आपका पैनक्रियाज। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द आवर बॉडी विच इज 1.5 kg इन वेट। यानी लीवर जो होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, जिसका वजन लगभग 1.5 किलो का होता है और ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के जैसा होता है। और लीवर के अंदर देखिए इसके कई फंक्शंस हैं अलग अलग, हम अलग से इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। अभी फ़िलहाल यही देखिए। तो लीवर के अंदर जो है गाल ब्लैडर पाया जाता है, जिसको हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। इसी में आकर के येलो कलर का बाइल जूस स्टोर्ड होता है, इकट्ठा होता है। ये येलो कलर के जो बाइल जूस होते हैं वो इसके अंदर स्टोर्ड होते हैं और करता क्या है, स्टोर्ड होकर के जो कि येलो कलर का होता है और हमारे फूड मिलता है। और फूड में मिल करके जो फूड इधर से आया हुआ है उसको एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ये काम हमारा ये करता है बाइल जूस। और जब बाइल जूस की अधिकता हमारे बॉडी में होने लगती है तो इसकी अधिकता होने से क्या होता है, ये हमारे फूड के साथ साथ हमारे ब्लड में भी मिलने लगता है, जिसके कारण हमारे स्किन, हमारे नेल, हमारे आई ये सब येलो कलर के होने लगते हैं, जिसको हम लोग जॉन्डिस डिजीज़ कहते हैं। तो ये जो जॉन्डिस डिजीज़ होता है ये काफ़ी ख़तरनाक रोग होता है, जिसको हिंदी में पीलिया कहते हैं। तो ये आपके पित्त रस की अधिकता के कारण होता है। कभी कभी इसमें स्टोन्स बन जाते हैं, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इस पित्त की थैली को काट करके निकाल देते हैं, या और अदर कारण से भी पित्त की थैली को यानी गाल ब्लैडर को काट के निकाला जाता है। तो अगर गाल ब्लैडर को काट के निकाल दिया जाए तो इसका हमारे डाइजेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछता है कि अगर लीवर से गाल ब्लैडर को निकाल दिया जाए तो डाइजेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर गाल ब्लैडर को काट के निकाल दिया जाता है तो फैट्स का डाइजेशन नहीं होता है। इसको याद रखिएगा।
कि गाल ब्लैडर को काट के निकालने से आपके बॉडी में जो है फैट्स का डाइजेशन नहीं होता है। इसके साथ ही साथ इसमें यूरिया फार्मेशन होता है लीवर में, इसको भी याद रखिएगा। जैसे कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग कहते हैं कि यूरिया फार्मेशन किडनी में होता है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि यूरिया फार्मेशन जो होता है वो हमारे लीवर में होता है, और जबकि किडनी में यूरिन फार्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिए पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज भी हमारे शरीर का काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, जो कि एक प्रकार का ये भी मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि ये डक्ट फुल ग्लैंड्स होती हैं, इसमें डक्ट्स बनी होती हैं। और पैनक्रियाज जो होता है ये पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन करता है, और इसके साथ ही साथ इसमें से इंसुलिन हार्मोन्स निकलते हैं। ये इंसुलिन हार्मोन्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसकी एक नियमित मात्रा निकलती रहती है। और ये करता क्या है, ये इंसुलिन जो होते हैं इसका मेन वर्क ये है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना। ये ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर देते हैं, और जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो जब रेस्पिरेशन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एनर्जी प्रोवाइड होती है या एनर्जी फार्मेशन होता है। तो यानी अगर इंसुलिन की कमी हो गई हमारे बॉडी में तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, और जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा तो ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिलने लगते हैं, जिससे हमको डायबिटीज़ हो जाता है, या जिसको शुगर कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। यह रोग जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और इसके अलावा पैनक्रियाज जो होता है, अगर इसको काट के निकाल दिया जाए तो हमारे बॉडी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे डाइजेशन पर, तब स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है। इन दो चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा। अगर गाल ब्लैडर को काट के निकाला गया तो फैट्स का डाइजेशन नहीं होता है, और पैनक्रियाज को काट के निकाल दिया गया तो स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए आगे। अब ये फूड जब बेसिक मीडियम में हो गया तो फिर यहाँ से खिसकता हुआ आ जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द आवर एलिमेंट्री कैनाल, एंड it have near about 6 to 7 meter in length, and it is spirally coiled in structure and surrounded by large intestine. In the inner wall of small intestine have finger-like structure, which is also called microvilli, and the small intestine some other parts is called ileum, and the microvilli is play important role in absorption of food juice. देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग होता है, जो कि लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है, और कुंडलित आकार में होती है, अंदर से खोखली होती है, और बड़ी आंत के यानी लार्ज इंटेस्टाइन के चारों तरफ से घिरी होती है। और भोजन का मेन रूप से डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। मुख्यतः पाचन भोजन का स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी लंबी होती है, क्योंकि जितने हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस में चाहे जो हो, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरियां हो, या हम लोग भी हैं, तो हम लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबी होती है। इसलिए कहा गया है कि द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोरस इज लार्जर दैन कार्निवोरस। शाकाहारियों की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो मांसाहारियों के स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा लंबी होती है, क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन होता है, इसमें इरेप्सिन का सिक्रेशन होता है। जब फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है फूड जूस का, तो वो जा करके आपके ब्लड में मिल जाते हैं, फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। और जो फूड का डाइजेशन नहीं होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, वो यहाँ से चले आते हैं कोलन में। अब ये कोलन क्या है, देखिए इसी के पास जो है जुड़ा होता है अपेंडिक्स। जूम करिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर जुड़ा होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को हिंदी में कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका। ये जो होता है अपेंडिक्स, ये हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग होता है। फिर मीडियम कर दीजिए। तो ये हमारा अवशेषी अंग है, जिसका हमारे शरीर में कोई वर्क नहीं होता है,
ये सब में पाया जाता है जिसका ऑपरेशन न हुआ हो इसका। तो होता क्या है, कभी कभी भोजन जो है वो इसमें से होकर के जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाने लगता है कोलन में, तो आकर के यहाँ पर फंस जाता है, और यहाँ पर फंसने के बाद वो निकल नहीं पाता है। फिर धीरे धीरे इसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है, और जब सड़न उत्पन्न होती है तो धीरे धीरे ये पक जाता है और काफ़ी तेज़ यहाँ पर दर्द होता है। बाद में डॉक्टर, और इसके बाद जो है फिर पकने के बाद इसके फटने का डर रहता है, और जब फटता है तो इसके अंदर के जो पॉइजन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो उसके पहले डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन के थ्रू इसको काट के निकाल देते हैं, जिसका हमारे शरीर पर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आगे देखिए, ये फूड आ जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे शरीर का एक चौड़ा भाग होता है। ये भी इसमें हमारे शरीर के अनडाइजेस्टेड यानी अपचे हुए हानिकारक नाइट्रोजन युक्त वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो कि यहाँ से रेक्टम तक आ जाते हैं। इसके बाद समय समय पर शरीर की उत्सर्जन की क्रिया यानी एक्सक्रीशन की क्रिया के द्वारा एनएस के थ्रू बाहर जो है वो एग्जिस्ट कर दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं, और इस आर्गन्स को एक्सक्रीटरी आर्गन्स भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका जो है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये पूरा का पूरा मैंने आप लोग बताया है। इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा, और इसकी नोट्स आप लोग तैयार करिएगा, और तैयार करके इसको सेंड करिएगा। कोई प्रॉब्लम तो उसको आप लोग हमसे शेयर करिएगा। थैंक यू।